जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं सत्यम शर्मा आपका एक बार पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखो, सबसे पहले इस वीडियो को लेने से पहले आपका एक कर्तव्य रहेगा कि इस वीडियो को प्रत्येक गरीब छात्र तक पहुँचानी है, ताकि उसके सारे फैक्ट और सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ और वो बड़ी आसानी से इन सभी चीज़ों को याद कर पाए और अपना पेपर में 100% दे पाए। तो चलिए, समय वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप भी अब तक किताबें पढ़ कर रखे हैं और आपने भी कहीं कहीं से ज्ञान इकट्ठा किया है। मेरा उद्देश्य है आपको एक नज़र अर्थात फास्ट कंटेंट रिलीज़, अर्थात आपके सामने तेज़ी से उन सारे फैक्ट को लेकर आना जो आप परीक्षा में आते समय चूक जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, देखिए, आपको जैसे पता है, भारत के संविधान विकास की कहानी 1773 से पहले ही शुरू हो जाती है, जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं, राइट। और वो आकर क्या करते हैं, कुछ ऐसे अधिनियम बना देते हैं जिससे वह भारतीय नागरिकों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और इन्हीं नियमों में उन नियमों की स्थापना करता और कौन कौन से गवर्नर आए, ये सभी वर्णन, ये फैक्ट है, ना कि ये समझने वाली बात है ना। और इनको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। बिना दिमाग में रखे ये आपकी याद नहीं होंगे। तो जिन जिन पर मैं इम्पोर्टेंट लगाता जाऊँगा वो सभी आप कवर करते जाइए। देखो, मैं बता रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको क्या क्या करना है। देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने वाले प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पिच थी, ठीक है। और जिस समय ये न्यायाधीश बने 1773 में, उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा गया और नाम किसने दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक, याद रहेगा। और 1773 के बाद एक एक्ट आता है जिसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई 1784 का, ये याद रहेगा आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, जिस पर 1 लाख रुपए के खर्च का उपबंध किया गया 1813 में, ठीक है। और इसमें कंपनी के व्यापारिक एतधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय चीन को छोड़कर, ये भी याद हो गया आप लोगों की। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेटिक थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है, IMP है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की शक्तियाँ पूर्णतः समाप्त कर दी गई है ना। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्यों को शामिल किया गया और प्रथम सदस्य लॉर्ड मेकाले थे, ठीक, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, ठीक है। थोड़ा मैं इसको आगे ले लेता हूँ। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना इसमें की गई और सिविल सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, यानी UPSC का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ 1858 अर्थात ब्रिटिश काउंट के शासनाधीन पारित अधिनियम, अर्थात इसे ब्रिटिश काउंट के शासनाधीन नियमों के आधार पर देखा जाता है। जैसे पहला ही नियम इनका था भारतीय शासन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फैक्ट, इसमें कुछ नहीं है जानने का, ये फैक्ट आपके दिमाग में रह जाएंगे, आपको वहाँ पे एलिमिनेट करना है, ठीक। चलिए देखिए, बड़े ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ जाएंगे इस फैक्ट को, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया, किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। और भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, अर्थात यह पद लाया गया।
और भारतीय शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। अब पढ़ते हैं हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। ठीक है, अब आपको ये अगर क्वेश्चन पूछ ले फैक्ट के रूप में कि बताइए वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें मिली, तो 1861 आप लोग बता देंगे। अब मैं बात करता हूँ विकेंद्रीकरण की शुरुआत, तो ये 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सदस्यों को ये अधिकार दिया गया कि वो वार्षिक बजट पर बहस कर सके, है ना, और परसक प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार दिया गया। मताधिकार करने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ये याद रखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने का एवं पूरक प्रश्न एवं मताधिकार का अधिकार इनके पास नहीं था 1892 में। इनके पास अधिकार क्या था, वार्षिक बजट पर बहस करने का। यही से यूपीएससी फैक्ट बना के पूछ लेती है आप लोगों से। ये बारीक बारीक चीज़ें जब आप पढ़ते हैं ना, तो इन पर ही आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन पर ही आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये मार्ट मिलिट्री सुधार अधिनियम भी है और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1919 इसमें मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, यहाँ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1919 के अधिनियम के तहत हुई और विश्व को 2 भागों में आरक्षित एवं वंशातीत भागों में इसमें बांटा गया है। किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति इस अधिनियम के तहत हुई है और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, देखो द्वैध शासन की समाप्ति 1965 अधिनियम के तहत और केंद्र में ही द्वैध शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई है। और केंद्रीय बैंक में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई है और बर्मा को भारत से अलग कर दिया 1935 अधिनियम के तहत। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ भारतीय संविधान सभा। बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए प्रस्तुत है भारतीय संविधान सभा। मैं थोड़ी पेंसिल की लंबाई छोटी कर लेता हूँ और रेड पेन में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं बड़ी बारीकी से भारतीय संविधान सभा। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसका गठन हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 के तहत आ रही थी, तो इसको क्या हुआ था, जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत आ रही थी तो इसको अस्वीकार कर दिया गया था। उस समय भारत में द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, लेकिन ये इसको जो स्वीकार किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। उस समय यह स्वीकार हो गया था। ठीक है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय बाद। ठीक है, और इसकी अंतिम बैठक आप लोगों को ध्यान रखनी है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक है भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, और यहाँ से भी फैक्ट क्वेश्चन अभी पूछा था, ये तो 2024 में ही क्वेश्चन आया था पीटी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया 2024 पीटी में। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ, 23 दिसंबर 1946 को। पेश करता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। याद रह जाएगा आप लोगों के, बहुत ही आसान है। अगर आपसे सदस्य पूछ ले तो भाई कुल सदस्य कितने, 379 और ब्रिटिश भारत से 296, देशी राज्य से 93, महिला सदस्य 15। प्रथम बैठक अगर आपसे पूछ ले 9 दिसंबर 1946 को। चलिए कुछ और फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। तो ये आप नाम याद रखेंगे। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र, अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष पूछ ले एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा बी.एन. राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघ परिधान समिति, यहाँ से क्वेश्चन आया है अब की बार यूपीएससी में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए, राइट।
तो आप इसको बहुत बारीकी से लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संघ शक्ति समिति एवं संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। नियम समिति प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा, नियम तो हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही जुड़ता है, एक फैक्ट ये भी दिमाग में रखिएगा। और संघ की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ता है, ठीक है। प्रांतीय संविधान तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ही जुड़ेगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति तो उन्हीं ने बनाई थी, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसे तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं, राइट। चलिए हम थोड़े से फैक्ट और इधर भी देख लेते हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए। आप सभी को पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान सभा में पारित किया गया था। क्या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे। 22 भाग हैं, 8 अनुसूचित, 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब मैं कुछ और बात कर लेता हूँ संविधान के सूत्र के बारे में, ठीक है। मैं प्रीमियम नोट से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक ये PDF प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहली बात तो यही आप लोगों को समझने की है। मैं येलो पेन यूज़ कर रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है और विधि का शासन लिया गया है। याद हो गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। और संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पूर्वावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद विधियों के समान संरक्षण, ये लिया गया है। याद हो गया। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अविशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जर्मनी में आपातकाल, सोवियत संघ में मूल कर्तव्य और दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन प्रक्रिया, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको एक बात देख लेते हैं। उद्देशिका एवं प्रस्तावना में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब की बार यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ से लगातार ये UPSC का रेड जोन एरिया है। ये रेड जोन एरिया है आप लोगों का, सच बता रहा हूँ, रेड जोन एरिया यानी रेड जोन क्षेत्र है ये। यहाँ से क्वेश्चन कैसे फंसेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, उद्देशिका एवं प्रस्तावना भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। ये एक लाइन है क्वेश्चन की, ये एक लाइन है क्वेश्चन की, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। मैं आपको बता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक। यानी अर्थात एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य भारत होगा, जहाँ पर सभी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक उनका न्याय सुनिश्चित होगा। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की वो उपासना करेंगे। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की उनको समान प्रतिष्ठा और समान अवसर की उनको प्रतिनिधित्वता मिलेगी, राइट। केशानंद भारतीय विवाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था बच्चों कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा को उद्देशिका की जन्मपति कहा है। तो ये याद रखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन का एरिया है। मैं इतना आपको हिट जोन दे रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है और KM मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। चलिए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक पर हम बात कर लेते हैं एक फैक्ट के जरिए। बहुत ही अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए, नया साल है, नया सुनहरा मौका है PT के लिए। राष्ट्र चिन्ह सारनाथ के स्थित अशोक स्मृति के अनुकर्ती, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गेंद संवत, राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय फल आम है आपका, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है आपका, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलजीव है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है आप लोगों का, राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों का तिरंगा है, ठीक है। ये राष्ट्रीय कुछ प्रतीक हैं। नए राज्यों का गठन, इसको आप स्किप कर दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आप
तक, क्योंकि आप अब तक पढ़ते ही आए हैं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। राज्य का गठन महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद है और आएगा भी, इम्पोर्टेंट एरिया। ठीक, देखो मूल अधिकार, हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन, भाग 3। ठीक, मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में। मूल अधिकार पर हम लोग आ गए। मूल अधिकार क्या होते हैं? देखिए, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है और भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को इंजन कहा गया है। और प्रस्तावना में इसको, भारतीय संविधान को आत्मदर्शन किसने कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या है? ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है इसका वर्णन तो 12 से 13 में किया गया है, और क्या है इसका वर्णन 14 से 32 में किया गया है ना। ठीक है, और भाग 3 में आपको मैंने बता ही दिया, 33-34 प्रतिबंधित है और इनमें संशोधन भी हुआ है। मूल अधिकार आप सभी को पता होना चाहिए, आधारभूत ढांचा है भारतीय संविधान का। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कुछ गांधीवादी विचार भी हैं। ठीक है, और कुछ अन्य विचार भी हैं। ठीक है, और मूल अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए। क्योंकि राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य आप पर मनमानी नहीं कर सकता है। सरकार एवं प्रशासन इसमें बंधे रहते हैं, अर्थात वो आपकी सेवक के रूप में कार्य करते हैं। पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, राइट। डीएम जो आप बनने चाह रहे हैं, आप भी तो सेवा के लिए, आप भी तो जनता की सेवा करेंगे, उनमें भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, यानी एक नागरिक होता है महेश, तो वह मालिक होता है अपने विचारों का। ठीक है, वो खुलकर अपना यहाँ पे भारत में रहता है, क्योंकि उसके मूल अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार आप समझिए, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी पुलिस हो, चाहे इसमें उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 12 अनुच्छेद आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक, महेश, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बड़ी फास्ट से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स है, मैं आपको नोट से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मूल अधिकारों में क्या होता है? व्यक्ति के विकास का तत्व छुपा रहता है, अर्थात उनके सोचने की क्षमता, बोलना, देखना, ये सभी आते हैं, है ना। मतलब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति का पूर्णतः विकास मूल अधिकारों में छिपा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, कई बार क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय का राज्य को आदेश है कि बाध्यकारी होंगे, है ना, मूल अधिकार को मानना बाध्यकारी होगा राज्य के लिए। ठीक है, चलिए, और उच्चतम न्यायालय द्वारा पृथक्करण का भी अधिकार दिया गया है 66वें आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, मूल अधिकार बाध्यकारी होंगे और बाध्य योग्य भी होंगे आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और पूर्ण संवैधानिक विधि द्वारा होंगे। ठीक है, समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, क्या है समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, समानता का अधिकार है समान व्यवहार एक व्यक्ति के लिए, राइट। एक वोट, एक व्यक्ति है, वह अपने हितों को पूरा करने के लिए एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिकर्ता को चुनता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो आपका विधान परिषद का कोई सदस्य। ठीक, तो वह क्या करता है कि उसको समान व्यवहार मिले, उसके बेटे को नौकरी मिल जाए। तो ये इस आप पॉइंट को समझिए। विभेद का अभाव आर्टिकल 17 में है, विभेद का कोई अभाव नहीं है उसके पास। विशेषाधिकार का अभाव है, ये आर्टिकल 18 अनुच्छेद के तहत है, राइट। ये क्या हो गया? ठीक, और ठीक है, ये सारे कुछ एक्ट हैं। ठीक है, मैम भी एक्ट फॉर डैश टैक्स बाइल मनी है। ठीक है, ये कुछ अपवाद भी हैं जो व्यवहारिक है। ठीक, और ये रही समान व्यवहार भी है, मतलब ये जरूरी नहीं, ये जरूरी है आपके लिए। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता रखेंगे, समानता, प्रतिस्पर्धा, अवसर की असमानता, इनके लिए है ना। घरेलू हिंसा नहीं करनी है, अत्याचार के निवारण का अधिनियम है। ठीक है,
और अब आपको मैं लेकर चलता हूँ वहीं। तो चलिए मैं आपको ले आया हूँ यहीं पे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है ना। और संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। राइट। चलिए मूल अधिकार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स में और ये डिजिटल नोट्स में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल मैंने ये वीडियो तैयार की है, बहुत ज़्यादा। देखिए मूल अधिकार तथ्य, ठीक है। मूल अधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको बड़ी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जैसा बता रहा हूँ मूल अधिकार के तथ्य, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता ही है ना, और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधि संस्करण बना दिया गया, ठीक है। जैसे ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है। मूल अधिकारों संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षकरण, प्रामदेश, प्रतिषिद्ध, अधिकार पक्षोत्प्रेक्षण, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जो अनुच्छेद 358 है, ठीक है। और मूल कर्तव्य के कुछ भाग हैं। भाग अनुच्छेद 1451 अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 के प्रति प्रकालीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने की माता पिता संरक्षण कर प्रावधान है। और जिसकी कुल संख्या पहले 10 थी, अब 11 हो चुकी है। राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जाते जाते आपको अपने एक हैंड रिटन नोट से जैसे जाते जाते मैं आपको अपने एक हैंड रिटन नोट से शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये समझिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकारों में इस वजह से है क्योंकि मानवीय दुर्व्यवहार, ठीक है ना, विवशता का अंत और मानवीय अंगों का व्यापार हो रहा था, जिसमें महिला एवं बच्चों का व्यापार भी था। तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, उसमें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे नियम स्थापित किए जिनसे वह अपराध रुक गए, ठीक है ना। और इनका प्रमुख उद्देश्य यही था, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, वह दूसरे व्यक्ति का दास नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बताया। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए है ये 1986 संशोधन अधिनियम आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना। तो ऐसे अधिनियम बनाए गए जिनसे इन पर रोकथाम लगाई, और इनका एक ही प्रमुख उद्देश्य था, लोकतंत्र को मजबूत सुव्यवस्थित बनाना। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलता है एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपनी क्लास बेहतर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे जाते जाते मैं आपको अपने एक हैंड रिटन नोट से शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये समझिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकारों में इस वजह से है क्योंकि मानवीय दुर्व्यवहार, ठीक है ना, विवशता का अंत और मानवीय अंगों का व्यापार हो रहा था, जिसमें महिला एवं बच्चों का व्यापार भी था। तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, उसमें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे नियम स्थापित किए जिन
से वह अपराध रुक गए, ठीक है ना। और इनका प्रमुख उद्देश्य यही था, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, वो दूसरे व्यक्ति का दास नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बताया। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए है ये 1986 संशोधन अधिनियम आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना। जैसे जाते जाते उनकी रोकथाम के लिए है ये 1986 संशोधन अधिनियम आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना। तो ऐसे अधिनियम बनाएंगे जिनसे इन पर रोकथाम लगाई, और इनका एक ही प्रमुख उद्देश्य था, लोकतंत्र को मजबूत सुव्यवस्थित बनाना। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलता है एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे की मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपनी क्लास बेहतर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।